हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोगों का मॉडल पर जारी हो चुका है, एक एक करके सारा सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का सोल्यूशन अपलोड कर दिए, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मॉडल पेपर का अलग से हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, वहां पर भी आप लोग जाके सभी मॉडल पर देख सकते हो। आप लोग पता है आप लोग जो मॉडल पेपर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और इससे संबंधित भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा फिरा करके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। आज सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। चलो पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और सारे दोस्तों को फटाफट से शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों को शेयर करना नहीं बोले, ताकि सभी को इसके बारे में पता चले और सब कोई पढ़ पाए। जी हाँ, क्योंकि आपके अगर कारण किसी कोई पढ़ता है तो आपका कहीं ना कहीं जरूर पुण्य मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं पहला सवाल है दोस्तों, इसमें क्या है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, राष्ट्रवाद मतलब क्या, अपने देश से के प्रति प्रेम की भावना जो होती है उसे ही तो राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र विशेष में कोई रहता है, रहने वाला जनता, मतलब किसके द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो वे समान संस्कृति के भी होते हैं, समान इतिहास के भी होते हैं, भाषा और लोक परंपरा के भी होते हैं। ठीक है, मतलब समान सांस्कृतिक होते हैं, भाषा के होते हैं, लोक परंपरा, ये सारे हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब क्या, उस या तो समान संस्कृति होंगे, या तो समान इतिहास के होंगे, या फिर भाषा और लोक परंपरा उसका समान होगा, तो कोई भी होगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो भाई साहब ये जो थे प्रसा के चांसलर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो बाद में जर्मनी के भी चांसलर बने। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने कौन सा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सभी आप लोग मुंह में याद होगा। जी हाँ दोस्तों, बारदोली आंदोलन। ठीक है, बारदोली आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से सबको देख लीजिए और एग्जाम के लिए एकदम अब बेस्ट तरीके से तैयारी में लग जाइए। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो आपको पता है दोस्तों, संविधान में बारे में अध्ययन करने के लिए, संविधान भारत का कैसा बनना चाहिए उस प्रकार से। तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए दोस्तों वो ये भारत आए थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन किस लिए आए थे, भारत का जो नया संविधान बनने वाला था, ठीक है, उसमें किस प्रकार का बनेगा, ये चीज सब कुछ देखने के लिए साइमन कमीशन को भारत बुलाया गया था, जो कुछ लोगों का समूह था। 5 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों प्राचीन काल में दोस्तों आपको पता है रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट जिसको कहते हैं, उसके थ्रू व्यापार होता था एशिया से यूरोप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। ठीक, हेनरी फोर्ड ने इसका क्या बोलते हैं सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। डॉन ऑफ द सेंचुरी किसका, तो दोस्तों ये जो डॉन ऑफ द सेंचुरी बुक है दोस्तों, ये संगीत के बारे में लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। दोस्तों कताई में वृद्धि की। महिला कामगार जो पहले हाथ से कताई करते थे, तो अब मशीन आ गया, तो मशीन से कताई करते थे, जिससे महिलाओं को अपने रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था। तो उस 8 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था ना, वो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा, पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, पुर्तगाली ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया था। गैली क्या है, तो देखिए गैली जो है धातुई फ्रेम है। दोस्तों सोशल साइंस में अजीब गजब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो कभी नहीं पूछता वो भी क्वेश्चन पूछ देता है सोशल साइंस में, इसलिए सोशल साइंस में थोड़ा संभल के रहना। धातुई फ्रेम होता है, एक तरह का धातु का फ्रेम होता है गैली। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो ध्यान सुनिए, जब भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है ना, तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, वहीं अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच अगर सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है तो क्षैतिज हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में इस समय है, तो दोस्तों करंट आप लोग सर्च कर लोगे, करंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 8 संघीय क्षेत्र है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों ये अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, जहां पर काला गोरे का भेद किया जा रहा था, तो इसमें वही अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब अस्पृश्यता मतलब होता क्या है? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, जात पात, कि भाई साहब इस जात के साथ बैठेंगे नहीं, इसका छुआ हम खाएंगे नहीं। तो इसको कौन सा अनुच्छेद के द्वारा भारत में से समाप्त, संविधान में इसे समाप्त कर दिया गया? तो 14 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 17 के द्वारा यहाँ इसको अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आप लोग का बामसेट निम्न में से किसका संगठन है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों सरकारी कर्मचारियों, अल्पसंख्यक कर्मचारियों का समूह था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मचारियों यानी सरकारी कर्मचारियों का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, वो सारा हैंडलिंग चुनाव का वही करता है, और राष्ट्रीय पार्टी को वही लोग मान्यता देता है, कोई भी पार्टी को। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। तीनों सही है, लोकतंत्र सरकार, ये सारा होना पड़ेगा तभी लोकतंत्र तो होगा। ठीक है, लेकिन आजकल कौन जिम्मेदार होता है? तो उपरोक्त सही इसका उत्तर हो जाएगा। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो देखिए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए जो सूचना का अधिकार दिया गया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों लोगों को सशक्त बनाया गया है, लोग कुछ भी अपना अधिकार है वो जान सकते हैं, आरटीआई डाल करके किसी के भी बारे में अगर जानना है तो जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक सशक्त बनाने वाला अधिकार है, सूचना का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? कौन सा राजनीतिक संस्था में? दोस्तों पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मेधा पाटेकर। किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। यानी कि समाप्यता के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब में पाया जाता है, बट जो राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जहां पर काली मृदा नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? जैव विविधता मतलब जीवों में जो विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये किस प्रकार कम हो रहा है? क्या वन्य जीव के आवास का विनाश करने से, वन्य जीव को मारने या शिकार करने से, पर्यावरणीय प्रदूषण या एवं दवानल से? तो बिल्कुल सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है, तो सभी हो जाएगा। इन सभी कारण दोस्तों पर्यावरण जो हमारे जैव विविधता है, जीव जंतु इन प्रकार के सभी का विनाश हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो उनका मात्रा कम हो रही है, तो सभी इसका उत्तर हो जाता है, इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जो डैम बनता है दोस्तों, डैम बनाने पर क्या लाभ होता है? एक तो सबसे पहला बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है, दूसरा क्या वहां आसपास खेत में सिंचाई की सुविधा हो जाती है, और तीसरा जल विद्युत उत्पादन, और वहां दोस्तों इलेक्ट्रिक भी उत्पादन होता है ना। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये सारी दोस्तों रोपण फसलें हैं, याद रखिएगा ये क्या है? रोपण फसलें हैं, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? दोस्तों धान की खेती जो की जाती है आपको पता है बरसात ऋतु में की जाती है। तो ये कौन सा फसल है? ये दोस्तों खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल मतलब जो बरसात में किया जाता है, जिसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो खरीफ फसल। तो धान की खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ता है, तो ये खरीफ फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में? तो आप लोग नाम से ही देख के बोल दोगे ना, बोकारो से। कौन कौन बोकारो से? कमेंट करके बोल देना। तो बोकारो से दोस्तों, बोकारो में जैसे वहाँ पर चंद्रपुरा में है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पर है बोकारो में। ऐसा बोलेगा झरिया में नहीं है, झरिया में भी है बट यहाँ पर ऑप्शंस में ही नहीं है ना, धनबाद में भी ऑप्शंस नहीं है, बोकारो में है तो बोकारो हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? दोस्तों आधारभूत उद्योग मतलब होता क्या है? मतलब उस उद्योग में जो सामान प्राप्त उत्पादन होता है ना, वो दूसरे उद्योग के लिए जरूरी होता है। ठीक है, दूसरे उद्योग का आधार होता है। जैसे क्या? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग क्या? कोई भी लोहे का सामान जहाँ बनाए तो उसके लिए जरूरी होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। अब कोई भी लोहे का सामान बनाया जाएगा तो उस लोहे को प्रयोग किया जाएगा, तो लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग है। ठीक, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? दोस्तों अगर 1 लीटर दूषित जल है, ठीक है, तो वो 8 गुना अपना जल का दूषित कर देगा। मतलब 1 गुना 8 कर दोगे तो 8 लीटर दूषित कर देगा वो। समझ रहे कितना ज्यादा दूषित करेगा? अगर आप 1 लीटर दूषित पानी को किसी पानी मिला दोगे तो 8 लीटर पानी को दूषित करने की क्षमता रखता है, यानी 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 30 नंबर का दोस्तों यहां देख सकते हो,
सड़क घर घर सेवा उपलब्ध करवाता है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो देखिए लागत तो है ही, ये सत्य है। सड़क घर घर सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, ये भी सत्य है। उबड़ खाबड़ भूमि भूमि पर बनाई जा सकती है, या फिर सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। इन दोनों में से मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मैं रख देता हूँ, बाद में अगर मुझे पता चले मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो कमेंट में बोल लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो 31 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किसके आधार पर करती है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, तीनों के आधार पर विकास की तुलना करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन प्रदर्शित करता है? तो 32 का हो जाएगा धारणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी, 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो दोस्तों सलमा जो है वो संगठित, क्योंकि सरकारी अस्पताल में नर्स है तो संगठित हो जाएगा। अगर सरकारी नर्स अस्पताल में नहीं होता तो क्या होता, असंगठित होता, तो इसलिए संगठित हो जाएगा चूंकि सरकारी नर्स हुआ ना। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में इनमें से कौन सा गतिविधि शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में होता है परिवहन, संचार, बैंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। परिवहन, संचार, बैंकिंग ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का उदाहरण कौन वाला है? तो याद रखिए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, बनी वस्तु विनिमय मतलब वस्तु को बदल करके लेना। आप कुछ और दे रहे हो, आपको कुछ और मिल रहा है। जैसे एक गाय के बदले 5 बकरी ले रहा है, तो किसी के पास जब पहले मान लो किसी के पास बकरी नहीं है, ठीक है, आपको बकरी चाहिए बट आपके पास है गाय, तो आप गाय का क्या आदान प्रदान कर दोगे? उसको गाय दे दोगे, आप उससे बकरी ले लोगे। तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। पहले जब पैसा नहीं था तो यही चलता था। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो दोस्तों व्यापारिक बैंक के साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना सभी कार्य इनमें से सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो 37 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा एक से अधिक देशों पर, ठीक है। बहुराष्ट्र कंपनियों का, बहुराष्ट्र कंपनी मतलब क्या? एक राष्ट्र से अनेक राष्ट्र, मतलब एक देश से अनेक देश। तो बहुराष्ट्र कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? दोस्तों फोर्ड मोटर जो है अमेरिका की कंपनी है। और हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क कौन सी प्रकार की वस्तुओं का प्रमाणक चिन्ह है? तो ये दोस्तों आभूषण, ठीक है। आप देखते हैं ना सोने पर हॉलमार्क लगाया था कि हाँ हॉलमार्क लगा हुआ सोना ही खरीदना तुम। और अंतिम सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? जी हाँ बिल्कुल सही, 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24-40 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, इसके बाद सोशल साइंस का सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हर एक का सॉल्यूशन मिल जाएगा और अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में बिल्कुल तबाही मचा करके आइए। आप सभी का दोस्तों सॉल्यूशन का पीडीएफ आप लोग हमारे टॉपर बने एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और टॉपर बनो पर अगर कोई भी पढ़ाई से दिक्कत है तो आप लोग वहां पर जुड़कर पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।